मैं निखिल सोनी आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक्मे अकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम हैं अपने न्यूएस्ट सीजन ऑफ सक्सेस मंत्रा विथ आवर टॉपर्स। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुराग शर्मा, जिन्होंने लास्ट ईयर निमसेट 2023 एग्जामिनेशन में 290 रैंक ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हासिल की और अभी वो एनआईटी भोपाल पर एमसीए की पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए हम आज कुछ अपने डाउट्स, कुछ उनके एक्सपीरियंसेस, कुछ उनके जानकारियाँ जो उन्होंने अपने निमसेट जर्नी पे समझी सीखी वो हमसे शेयर करें और हम उनसे बात करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले और बेसिक क्वेश्चन से कि आपको एक्मे एकेडमी के बारे में कैसे और कहाँ से पता चला। तो पहले सबको हेलो। मुझे एक्मे इवन सबसे पहले तो ये बात है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। तो यहाँ सबसे बेस्ट अगर निमसेट का एकेडमी है तो एक्मे एकेडमी है। तो ऑब्वियसली मैं जब कॉलेज में था तब से मुझे पता चल गया था कि निमसेट का कोई एग्ज़ाम है। जब मैं बीसीए में एंट्री किया था अपने साइंस कॉलेज में, तो वहाँ मुझे लगा कि अब आगे क्या करना है, मुझे इन फ्यूचर कुछ सोचना था। तो एक्मे एकेडमी का ऐसा है कि रायपुर में इवन पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बेस्ट टॉप क्वालिटी की यहाँ एजुकेशन होती है, अपने प्रिपरेशन होती है निमसेट के लिए। तो मुझे यहाँ पता चला कि यहाँ से निमसेट का तैयारी होता है अच्छे से। तो मैंने जब मैं थर्ड ईयर में था तब मैं ज्वाइन कर लिया था एक्मे एकेडमी। तो मुझे पता चल गया था, ऐसे बहुत सारी चीज़ों से पता चल जाती हैं। इतना नाम एक्मे चलता है यहाँ, तो अच्छा लगता है वो। तो उसी से मुझे पता चला कि एक्मे एकेडमी है। तो ये तो रहा कि आपको एक्मे के बारे में पता कैसे चला। और हमने जैसे देखा कि आपकी रैंक जो थी वो 290 थी। अच्छा, 290 के रैंक पर आपको कुरुक्षेत्र भी मिल रहा था। Yes. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपने एमएनआईटी भोपाल चूज़ किया ओवर एनआईटी कुरुक्षेत्र, तो इसका क्या रीज़न था? सबसे पहले मेन रीज़न ये था, मुझे कन्फ्यूज़न ज़्यादा हुआ नहीं कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊँ या भोपाल जाऊँ। मुझे सबसे मेन दिक्कत इस बात का था कि इवन मेरे घर के पास भी था एनआईटी भोपाल, ये एक मेन फैक्टर करता है। ऊपर से मुझे नेचर बहुत अच्छा लगा भोपाल का, एनआईटी भोपाल का बहुत ही नेचर भी बहुत ही अच्छा है। वहाँ के जो मैंने बारे में सुना, कैंपस वगैरह, हॉस्टल्स वगैरह बहुत अच्छी वहाँ पर फैसिलिटी वगैरह है। सो मेरा मेन वही था कि आप कुरुक्षेत्र जा सकते थे और भोपाल, तो दोनों में से मैंने प्रेफर करा कि एनआईटी भोपाल सबसे अच्छा जगह है, तो मैं वहीं जाना चाहूँगा, ऐसे घर में बताया। तो घर वालों ने सपोर्ट किया और फिर मैंने मैनेट भोपाल में एडमिशन लिया। सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि आपने सिर्फ डिस्टेंस को देखा, नेचर, बाकी मोस्टली चीज़ें तो हाँ, कॉमन हो एजुकेशन तो जाती है, आप थोड़ा सब नेचर जगह इधर सेम ही उधर। रहता है, आपको खुद से पढ़ना रहेगा वो। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह सेम रहता है। सेम ऑन बोथ द प्लेसेस, राइट? ओके। सो जैसा हमने आपका देखा कि आपने निमसेट 2023 पे 290 रैंक हासिल की। आपका निमसेट 2023 पे मार्क्स कितना था? अच्छा, ये सबसे वो था कि 2023 पे मेरा निमसेट में 418 कुछ नंबर थे। उस पे मैं सोचने लगा था कि इतना कम है कैसे होगा, तो मेरा 418 नंबर था। ओके, सो 418 नंबर पर आप 290 कुरुक्षेत्र एंड भोपाल आप हासिल कर सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर कट ऑफ, किस लेवल की डिफ़िकल्टी आ रही है एग्जामिनेशन की। काफ़ी सारी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन डे पे ही सेट हो जाती है, ये आपके फिर किस्मत में लिखा जाती है। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्क्स। सबसे बड़ी चीज़ जो कि हर एक स्टूडेंट जानना भी चाहता है और हर एक एलुमिनी ऑफ एक्मे एकेडमी बताना चाहता है कि उनकी एक्मे की जर्नी क्या रही और निमसेट की जर्नी क्या रही। तो हम ये जानना चाहेंगे कि अनुराग की निमसेट एक्मे एकेडमी के साथ में उन्होंने कैसे अपना इस एमएनआईटी भोपाल तक का सफ़र तय किया। तो सबसे पहला मैं बताना चाहूँगा कि जब निमसेट के बारे में सुना, मेरे फैमिली से कोई भी एनआईटी या फिर एनआईटीएन या फिर आईआईटीएन कोई भी कुछ नहीं है, पहला मैं ही हूँ। तो घर में उतना वो उसके बारे में पता नहीं था किसी को कि क्या करना है, पर मैंने मन में ठान लिया था कि मुझे एनआईटी जाना है, वहीं से एमसीए करना है, मेरे को आगे की पढ़ाई एनआईटी से ही करना है। तो जब मैं थर्ड ईयर में था तो मैंने सर को कॉल किया। सर के पास मैंने बीसीए में भी सर से कांटेक्ट था, तो मैंने कॉल करके बोला सर मुझे निमसेट की तैयारी करनी है और मैं इतने तारीख से ज्वाइन करने वाला हूँ। तो सर ने सपोर्ट किया बहुत और उसके बाद मैंने ज्वाइन करा। उस समय कोरोना का टाइम चल रहा था, तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छे से चलती थी। निमसेट का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से एक्मे एकेडमी ने उस समय करा रखा था ऑनलाइन, बहुत अच्छी फैसिलिटी थी।
और उसके बाद जब ऑफलाइन क्लासेस होने लगे तो फिर मैं रायपुर, यहाँ से रायपुर से 14 किलोमीटर दूर रहता हूँ। तो वहाँ से मैंने स्टार्टिंग में मैंने सोचा ऑनलाइन कर सकता हूँ, पर जैसे जैसे चीज़ें होने लगी, 1 महीना होने लगा, फिर मुझे लगा कि नहीं, अच्छी एजुकेशन और सामने से और ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन जब है सुविधा तो क्यों नहीं। तो फिर मैं डेली अप डाउन करता था, आके पढ़ता था यहाँ, सुबह से आता था 8 बजे हो गया, फिर 10 बजे या फिर रात में 8:30 बजे तक पढ़ लेता था, उसके बाद चले जाता था। लेकिन एक बात रही कि जब मैं प्रिपरेशन था, जब मेरा मतलब BCA थर्ड ईयर था, उस समय मैंने सोचा कि मेरा हो गया है, अच्छा खासा प्रिपरेशन हो गया था। पर एट द लास्ट टाइम में ऐसा हुआ, कोरोना जा चुका था, तो एग्ज़ाम उस समय ऑफलाइन होने वाले थे। Right. तो मैंने उस पर अपना सारा फोकस हटा के, निमसेट से हटा के मैंने ग्रेजुएशन पे दे दिया कि पास भी तो होना है। तो मैंने उस पर लगा दिया पूरा ध्यान। तो उसके चलते मेरा रैंक शायद 2022 में मैंने निमसेट दिया था, तो मेरा 900 रैंक आया था उस पर, मतलब NIT मिलते मिलते रह गया। तो उसके बाद मैं कंफ्यूज हो गया कि क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने कार्तिक सर से कॉल करा और फिर ड्रॉप लिया। फिर ड्रॉप लेने के बाद मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आया नहीं, मैं नेक्स्ट डे से ज्वाइन कर लिया। पहले दिन से सर ने बहुत सपोर्ट किया। स्टार्टिंग में हम शीट्स लगाते थे, DPP मिलते थे, क्वेश्चन सॉल्व करते थे, डेली टेस्ट होते थे, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हम उसको लगाते थे, उसके एनालिसिस कराते थे सर। फिर बुक के लिए बोला गया कि तुम ये बुक लगाओ। फिर एक्मे की एक बुक आती है यहाँ, एक्मे की बहुत अच्छी बुक, उसको भी हमने सॉल्व करा धीरे धीरे। मेन चीज़ ये है, उसको सॉल्व करने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है कि आपने बुक सॉल्व करा। कई लोग बोलते हैं कि अलग अलग बुक सॉल्व करो, ये करो वो करो, पर मैं नहीं बोलता। मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट पे काम करो, क्लासेस प्रॉपर करो, रेगुलर करो। कि अगर एक्मे के, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर कहीं के भी स्टूडेंट हो, लेकिन आप अगर प्रॉपर क्लास करते हो, नोट्स बनाते हो, उसको प्रॉपर गो थ्रू करते हो, तो आपके लिए रैंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्टार्टिंग से बुक पे ध्यान दो, सॉल्व करो अगर, और अच्छे से करोगे, DPP सॉल्व करोगे और टेस्ट सीरीज लगाओगे, तो एक्मे का मतलब मेरा दिन ऐसा ही चला गया। मेरे को फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा, तो लास्ट में फिर रैंक भी मैंने अच्छी खासी मिल गई। जो मुझे लगा था कि नहीं मिल पाएगा ऐसा कुछ, पर अच्छा खासा रैंक आ गया। तो जैसा हमने देखा कि ऑनलाइन से ज़्यादा बेटर आपने बताया कि ऑफलाइन ऑफलाइन आकर आके के पढ़ा था मैंने। तो जिन्हें भी बहुत ज़्यादा सीरियस है कोई कि बहुत अच्छा NIT चाहिए, एक काफ़ी अच्छी रैंक उन्हें हासिल करनी है, तो दे ऑलवेज हैव टू चूज़ ऑफलाइन आना। वहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। शायद आप किसी और स्टेट से किसी और स्टेट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपको कम्यूट प्रॉब्लम हो सकती है, आपको रिलोकेशन प्रॉब्लम हो सकती है, फूड इशूज़ हो सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द सेशन निमसेट में जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और एक बहुत अच्छी NIT मिलती है, तब आपको एक अलग रिजल्ट मिलता है ना। होता है कि ऑनलाइन वाले भी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, बट ऑफलाइन में भी एक अलग ही जज्बा मिलता है, राइट, कॉन्फिडेंस मिलता है। अलग कॉन्फिडेंस मिलता है। तो हमने जैसे आपने बताया, आपको यहाँ का एटमॉस्फियर, एक स्टडिंग एटमॉस्फियर रहता है, एक एनवायरनमेंट सेट हो जाता है, एक कंपटीशन होता है, एक हेल्दी कंपटीशन, वो कैसा था एक्मे एकेडमी में? एक्मे एकेडमी में स्टार्टिंग में मुझे जब स्टूडेंट कब आए थे उस समय, स्टार्टिंग में, क्योंकि उस समय ड्रॉप का कोई लेने वाला था, कोई नहीं लेने वाला था, तो स्टार्टिंग में कम बच्चे थे, तो मुझे लगने लगा कि अरे यार मुझे आता है, मैं अच्छे से कर लूँगा। पर जैसे जैसे टाइम होने लगा, 1 महीने के बाद अच्छे खासे स्टूडेंट आ गए। बिहार से मेरा दोस्त है, वो अभी NIT वारंगल में है, तो वो सब आने लगे यहाँ और अच्छी खासी प्रिपरेशन होने लगी। नीचे स्टडी रूम है, ऊपर क्लास रूम है, तो नीचे स्टडी रूम में प्रॉपर मिलता था हमें टाइम से, हमें अच्छी खासी साथ में बैठ के कोऑर्डिनेट करके हम पढ़ते थे मैथ्स के, एक दूसरे से कंपटीशन करते थे। इवन हमारे मॉक टेस्ट में हमारे ऑफलाइन के सारे बच्चों के टॉप 10 में नाम रहते थे, तो एक दूसरे से कंपटीशन लगा रहता था, दबदबा रहता था एक दूसरे को कि हाँ तुमको ज़्यादा आता तुम ये टॉपिक बता दो, तुमको ये आता तुम ये बता दो। तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस, और एक दूसरे से कंपटीशन करते थे। फिर एट द एंड हमको ये समझ आया कि एक दूसरे से ना करके खुद से मतलब कंपटीशन रहता है अपने आप का। तो पर फिर सामने जब पढ़ता है कोई बंदा, मैं जैसे घर में नहीं पढ़ रहा हूँ, बैठ के सो रहा हूँ, मोबाइल चला रहा हूँ, लेकिन यहाँ आके मैं अगर देखा सामने वाला पढ़ रहा है, मुझे लगता है अरे वो ज़्यादा रैंक ले आएगा, तो मैं उसको देख के मैं भी पढ़ने लगता हूँ। तो ऑफलाइन का ये एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहता है और बच्चों को फॉलो करना चाहिए अगर ऑफलाइन आ रहा है तो। बहुत अच्छी बात बताई है इसने। एक बात ये भी है कि अभी जैसे हमें पता है कि निमसेट काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं, कुछ ही महीनों में निमसेट का एग्जामिनेशन होने वाला है, दैट इज़ 8 जून आई गेस, राइट। मुझे पता चला। अब 3 महीने एक बच्चे को एक कैसी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए कि वो मॉक में भी बहुत अच्छा करे, एक अपना मोटिवेशन भी सही बना के रखे, और वो एट द एंड ऑफ द सेशन वो बहुत अच्छा एक रैंक और स्कोर ला पाए। अच्छा,
तो पहले तो सबसे पहले ये है कि अपना सिलेबस, अगर कोई बच्चा अभी अगर ज्वाइन कर रहा है अभी, या फिर अभी सेशन देख रहा है, अभी उसके लिए सवेरा हो रहा है, तो कोई ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, 3 महीना सफिशियंट होता है। आप सबसे पहले, अगर जिनका नहीं हुआ है कोर्स, जिन्होंने नहीं किया पहले, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो जल्द से जल्द। और जिनका हो गया है, जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं या फिर टेस्ट दे रहे हैं कहीं से, तो अगर टेस्ट दे रहे हो तो सबसे पहली बात कि आप जब भी टेस्ट देते हो, मान लो आप संडे को टेस्ट दे रहे हो, तो आप फ्राइडे नाइट से आप सोच लो, आपका मेंटेलिटी बन जाना चाहिए संडे को पेपर है, मेरा एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम है, निमसेट का एग्ज़ाम संडे को है। तो ऐसा सोच के मन में, तो आप सारी जितने भी नोट्स हैं सारे वो कूड़े में रख देते हैं, कोई आधा इधर फेंक देता है, हो गया पढ़ लिया, वो सारे कॉपी ढूंढ ढूंढ के लाओ, अपने सामने रखो और पलटते जाओ, जितना हो सके उतना पलटो। एग्जाम हर जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हो उसके पहले 1 या 2 दिन पहले आप पलटते जाओ, सारे नोट्स खत्म होने चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप जल्दी कर लोगे, हो सकता है पहले मॉक में आप आधा कर पाए, फिर 1 महीना तक आप ऐसा रहेगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो आपको लगता है कि आप भूल चुके हो या फिर भूल रहे हो पढ़ के, तो वो नहीं हो पाएगा। तो आप नोट्स को डेली पलटो, क्लासेस करो रेगुलर, जो अगर सर इंपॉर्टेंट क्लास कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं अभी, तो उन पे भी फोकस करो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करो, मॉक टेस्ट दो प्रॉपर 3 महीने में सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो। और एनालिसिस करना मतलब वही है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो तुम वापस से जाओ, अपने नोट्स बुक को पलटो और सारे जो क्वेश्चन क्लास में कराए गए हैं, इवन डीपीपी के क्वेश्चन है, मॉक के क्वेश्चन है, एनालिसिस प्रॉपर, एनालिसिस सक्सेस है अगर आपको निमसेट क्रैक करना है तो जैसा हमने अब तक के देखा, अनुराग ने अपनी बातें बताया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी निमसेट की जो ये सक्सेस आपको मिली है, उसके 3 मेजर रीजंस आपके क्या क्या होंगे? कार्तिकेय पांडे सर यहाँ पढ़ाते हैं मैथ्स में, वो ऐसा फील आपको देंगे ही नहीं कि वो एक टीचर हैं, आप उससे उनसे डर के बात करो वो एज अ फ्रेंड बात करते हैं, बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहता है उनका। आप रात को 2 बजे फ़ोन करो, मेरे को ओवर थिंकिंग हो गया, मैंने कॉल करा, सर निमसेट नहीं होगा, सर बोलेंगे बेटा हो जाएगा, तू कर। तो वो एज अ फ्रेंडली नेचर है ना, एक में जो सर है हमारे कार्तिकेय सर, बहुत ही प्यारा लगता है। तो मेजर पॉइंट में सबसे पहला तो रहेगा कंसिस्टेंसी। आप जितने कंसिस्टेंसी के साथ रहोगे, चीज़ें उतने इजी होते जाएंगी। सेकंड पॉइंट है हार्ड वर्क जितना कर सकते हो करो, क्योंकि आप चाहते हो जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलता है, ऐसा मानना है और होता भी है। और लास्ट तीसरा पॉइंट है मेरा सबसे बड़ा, कि आपके गुरु, आपके माता पिता, ये सबसे मेजर, इन 3 चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका गुरु। वो आपको इतनी अच्छे से शिक्षा दे रहा है, आप एनी टाइम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो और माता पिता, ये सबसे बड़े गुरु होते हैं। तो ये मेजर हैं मेरे लिए। ठीक है। अभी नई नई डिक्शनरीज बनी हैं जिसमें बच्चों को अलग अलग वर्ड्स मिलते हैं, मोटिवेशन, डेडिकेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, सर घबरा जाना, मॉक कैसे करना। हाँ, इन पे जो आपके थॉट्स हैं, आपको क्या लगता है? तो मेरा मानना है आप ये सारे डिक्शनरी में जो भी रखे हो, आप इसको अपने डिक्शनरी से डिलीट कर दो और उस डिक्शनरी में एक छोटा सा वर्ड ऐड करो जो कि बहुत बड़ा है, डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन को ऐड करो, ये सारे डर जो भी लग रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात कही अनुराग आपने, कि ये डिसिप्लिन जिसे भी फॉलो करना होता है वो फॉलो करते हैं, बाकी सारी चीज़ें हट जाती है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और हम दोबारा से निमसेट के आने वाले एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। कई आपके जूनियर्स हैं, हाँ, कई लोग हैं, कई हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं जो यहाँ पे आपसे मिल नहीं पाए। उनको आप एक मैसेज देंगे फॉर योर अपकमिंग निमसेट एग्जामिनेशन दैट इज़ ऑन 8th जून। अब उसमें न्यू पैटर्न्स के अकॉर्डिंग उन्हें कैसी अपनी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, न्यू टाइमिंग आ चुकी है, टाइम स्लॉट्स में उन्हें कैसे मैनेज करना चाहिए टाइम, उन्हें वो वाला प्रेशर कैसे हैंडल करना चाहिए। तो मुझे तो जब मैं एनआईटी भोपाल में था तो मुझे पता चला कि निमसेट का पैटर्न चेंज हुआ है, सीटें भी बढ़ी हैं, तो ये तो सबसे अच्छा लगा जान के कि सीट बढ़ गई। तो लेकिन उसमें एक चीज़ मेजर फैक्ट सामने आया कि इन्होंने पैटर्न चेंज किया है, 70 मिनट मैथ्स को दे रहे हैं, 30 मिनट रीजनिंग को दे रहे हैं 40 क्वेश्चन, अब बचा खुचा आप उसको दे रहे हैं मैथ्स और कंप्यूटर को, सॉरी कंप्यूटर और इंग्लिश को। तो मेरे को लगता है कि इससे घबराना नहीं चाहिए, आपको तो वही टाइम मिल रहा है ना जितना आपको मिलता है। बस मेंटेलिटी ये है कि आपको जो आपको 50 मिनट मिल रहे हैं, 60 मिनट मिल रहे हैं मैथ्स के लिए, ये अब 70 मिनट मिल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, आप अगर इसको अच्छा स्कोर करना चाहते हो, अच्छा कुछ भी अच्छा एकदम आप चाहते हो कि अच्छे खासी रैंक आए, तो सबसे मैं अगर मानता हूँ अगर आप ऐसा पैटर्न है तो इसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच है कि आप इजी क्वेश्चन को सबसे पहले करो। लेंदी अगर पेपर आता है, ऑब्वियसली अगर आता है तो आप इजी क्वेश्चन को ऑब्वियसली सॉल्व करो। आप ये मत सोचो कि 70 मिनट है क्या करूँगा, एलआर मेरा अच्छा है या फिर मैथ्स बेकार है,
या फिर मैथ्स अच्छा है, एलआर बेकार है, ऐसा सोचना तुम छोड़ दो और उस 70 मिनट में बस ये सोचो कि मैथ्स है, सिर्फ मैथ्स है और वो क्वेश्चन तुम कर सकते हो। ईजी क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के करो और तुम्हारा डर खत्म होते जाएगा, एग्ज़ाम टाइम पे ही तुम्हारा डर खत्म होते जाएगा। और रही बात कंप्यूटर और एलआर की, तो उसको तुम कर लोगे अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस, क्योंकि बूस्टअप होता है स्टार्टिंग में, बिगड़ता है बूस्टअप। तो अगर तुम स्टार्टिंग से कॉन्फिडेंस के साथ चलोगे, तुम वही क्वेश्चन करना जो तुम्हें आता है, तो इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। और जैसा कि आपने बोला कि जूनियर से इस बार दे रहे हैं हमारे, तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि अभी जितने भी 3 महीना बचा लगभग ना, 3 महीना के आसपास बचा है, तो इसमें ये है कि आप जितने भी डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो बचो। आप बहुत सारी चीज़ें अगर आप यूज़ कर रहे हो अभी, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, आप सारी चीज़ों को एकदम कम कर दो। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप सिर्फ पढ़ते रहो, कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता दिन भर, तो कहीं ना कहीं 5 या 10 मिनट 15 मिनट जितना भी हो आप खेलने में भी निकाल सकते हो, खेल के अपने माइंड को अच्छा शार्प कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ है कि डिस्ट्रैक्शन आपको बहुत पीछे कर देती है रैंक में, तो वो चीज़ें अवॉइड करो, डिस्ट्रैक्शन से बचो, इंस्टाग्राम से बचो। ये चीज़ें बहुत बेकार होती है, रैंक बिगाड़ सकती है बहुत अच्छे बच्चों की, तो इस पे ध्यान करें। ऊपर से अभी मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चे बीसीए पे बहुत ध्यान दे रहे हैं या फिर अपने ग्रेजुएशन पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, बीएससी वाले। तो ग्रेजुएशन पे ध्यान दो, लेकिन इतना दो कि बस पास हो सको। अच्छी खासी नंबर वो दे देते हैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी वाले। लेकिन अगर तुमने मान लिया अच्छे से साल भर प्रिपरेशन करा, लास्ट के 2 मंथ या फिर 1 मंथ में जैसे मैंने किया था, वैसा मत करना कि बस कॉलेज पे डिपेंड हो गए। कॉलेज पे डिपेंड हो गए, ठीक है, पास होने के लिए पढ़ लो उतना, तुम काफ़ी नॉलेजेबल हो, तुम बहुत हार्ड वर्क कर चुके हो, तुमको इतना पता है, तुम लिख के आओगे तुम्हारा नंबर मिल जाएंगे। तो कॉलेज को उतना ध्यान ना दे के अभी सिर्फ अपने मॉक टेस्ट पे ध्यान दो, अच्छे से करो, फोड़ दोगे तुम। ऐसा कुछ नहीं है कि पैटर्न चेंज हो गया, सारे क्वेश्चन तो सेम रहेंगे, टाइम बस चेंज हुआ है, मेंटालिटी बना लो, बस फिर सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक। तो अब तक हमने अपनी पढ़ाई, आपकी जर्नी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया, लेकिन हमने अब तक आपके एनआईटी भोपाल के बारे में नहीं जाना। तो अच्छा। चलिए अब हमें बताइए कि आपका एनआईटी भोपाल क्यों इतना प्यारा है, आपने भोपाल चूज़ किया, आपने बताया नेचर, अब इनके फैकल्टीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने प्लेसमेंट्स, इन सब के बारे में भी थोड़ा इंसाइट्स दे हमारे स्टूडेंट्स को। तो मैनिट का फुल फॉर्म है मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल। ये भोपाल मुझे स्टार्टिंग से जब मैंने इसका देखा था, यूट्यूब पे देखा था कि कैसा है मैनिट, मुझे भोपाल क्यों इतना अच्छा लगा। मैंने स्टार्टिंग में देखा यहाँ ग्रीनरी इतनी अच्छी है ना, यहाँ नेचर बहुत ही प्यारा है, यहाँ इतनी अच्छी खासी, वहाँ लेक है, अपर लेक है, वहाँ का नेचर बहुत प्यारा है। साथ ही साथ बात करते हैं तुम्हारा जैसे कि टीचर्स के बारे में या फिर फैकल्टी के बारे में। फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं और वहाँ के सीनियर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं। तो ऐसा है कि इस सारी चीज़ों को मुझे पता नहीं था, वहाँ जाके मैं बस नेचर पे गया था और प्लेसमेंट भी रेशियो अच्छा था, तो मैंने प्लेसमेंट का और नेचर को देख के गया था। तो यहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि भोपाल ऐसा है, यहाँ का नेचर इतना प्यारा है, ऊपर से सपोर्टिव है, यहाँ कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होते हैं, आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलते हैं आपको आने के बाद। यहाँ पर आपके जो आपको लगता है कि आप पुअर फैमिली से हैं या फिर वहाँ जाके आपको लगेगा नहीं, आपको इक्वलिटी लगेगी कि आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, आप अपने लिए बहुत आगे बहुत कुछ कर सकते हो फैमिली के लिए। साथ ही साथ आप भोपाल में बहुत सारे जैसे कि मैं बात करूँ, नेचर तो है ही, साथ ही साथ में आप फ्रेंड सर्कल भी आप देखोगे वहाँ। तो वहाँ आपकी यूनिटी चलती है। यूनिटी मतलब आप दोस्त है तो है, उसको कुछ भी करके साथ में चलना है, तो यूनिटी के नाम से मैनेट बहुत अच्छा चलता है, तो मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है VNIT। बिल्कुल ठीक। तो ये रही आपकी MNIT के बारे में, आपने जो भोपाल के बारे में बताया। ओवरऑल आपने तो भोपाल ही बता दिया, मुझे तो मेरा भोपाल याद आ गया। हाँ। ये होता है कि कई बार इस सेशन को पेरेंट्स भी देखते हैं, तो आप उन पेरेंट्स को एज वेल एज हमारे स्टूडेंट्स को भी आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पेरेंट्स को जब तक आप क्लियर से नहीं बताओगे कि आप कर क्या रहे हो, आप करना क्या चाहते हो एग्जैक्टली, अगर आप पेरेंट्स से क्लियर कर पाए तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स को बताते नहीं है कि हम करना क्या चाहते हैं या फिर कर क्या रहे हैं, डरते हैं या फिर सोचते हैं कि वो नहीं समझेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से समझाया था, वो भी नहीं समझ रहे थे स्टार्टिंग में NIT क्या है। मेरे पापा खुद बोल रहे थे कि NIT क्या है, मुझे तो नहीं लगता क्या है वो, तुमको करना चाहिए। पर उनको जब मैंने बैठ के अच्छे से प्रॉपर अच्छे से समझाया कि पापा ऐसा होता है, NIT जाने से ये होती है, हमें अच्छी खासी जो हमारी बैकग्राउंड है उसको हम अच्छा सुधार सकते हैं। अगर पुअर फैमिली से अगर कोई बिलोंग करता है, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे ऐसा एज अ सपना था कि हाँ, मैं एक अच्छी टॉप क्वालिटी वाले जगह से एजुकेशन लेके मैं अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकूँ। तो वो अगर पेरेंट्स को तुम अच्छे से चीज़ों को समझाते हो सामने, तो पेरेंट्स समझिएगा डेफिनेटली तुम्हारा आप उनके बच्चे हो, तो उनको डेफिनेटली लगेगा कि हाँ, ये मेरा बच्चा कुछ अच्छा सोच रहा है, अच्छा करेगा।
तो ये उनको अच्छे से बैठा के, अगर नहीं समझ रहे बैठाओ, मेरा सेशन अगर देख रहे हैं उनको दिखाओ, उनको अच्छे से चीज़ें क्लियर करो कि ये फैसिलिटी आपको बच्चों को होने वाली है, अच्छी खासी फ्यूचर मिलने वाले हैं, फ्यूचर ब्राइट होगा बहुत ही अच्छा। एनआईटी से जब आप पास आउट निकलते हो तो आपको एक अलग ही टैग लगा रहता है एनआईटीएन, तो वो बहुत कॉन्फिडेंस देता है आपको लाइफ में कहीं ना कहीं। तो हर एक बच्चे को, या फिर जो लगता है कि उनके पेरेंट्स नहीं समझ रहे, तो बैठाओ, आप शांत मन से उनको समझाओ, डेफिनेटली होगा। और रही बात फ्रेशर्स की, उनको मैंने बताया कि आप कॉन्सेप्ट को करो। ड्रॉपर की सबसे बड़ी बात, ड्रॉपर का रहता है कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है लास्ट टाइम में कि हमने ड्रॉप लिया है, हम क्या करेंगे क्या नहीं। तो मैं एक छोटा सा चीज़ बोलना चाहूँगा कि फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार जो शुरुआत है ना, वो शून्य से नहीं, एक्सपीरियंस से होगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो मैटर करता है बहुत ज़्यादा कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो ड्रॉपर को सबसे ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंस, खुद सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, क्योंकि तुमने कर रखा है, तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम नेक्स्ट लेवल का कर सकते हो। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। इसके अलावा जो मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करूँगा एज अ मेंटर ऑफ आवर स्टूडेंट्स, कि पेरेंट्स जैसा आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग भी एक बार अपने बच्चों से बैठ के बात कीजिए। अगर वो बीसीए कर रहे हैं, आप उन्हें इंस्पायर करें। कई बारी बच्चों को एक गाइडेंस नहीं देने मिलता। वाला कोई एक व्यक्ति नहीं मिलता। कई बारी बच्चे पापा या मम्मी से डर जाते हैं। आप एक बार उनसे बैठ के बात कीजिए, या आपका बच्चा अगर आपके पास में आ रहा है, आप उन्हें बैठ के समझाइए, आप समझिए कि वो क्या करना चाह रहा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप ही उनके गार्जियन हैं, आप ही समझ पाएंगे। जैसा मैं जानता हूँ, अनुराग को बहुत क्लोजली जानता हूँ, तो मुझे पता है कि इसके पापा और इनकी मम्मी हैं, ये कितने सपोर्टिव रह चुके हैं। तो इस सपोर्ट से आज अपना एक सपना इसने लेकर के आया था, एक्मे एकेडमी ज्वाइन किया था, और आज एनआईटी भोपाल से बहुत अच्छी पढ़ाई करके, बहुत अच्छा पैकेज भी लेकर के फिर दोबारा आएगा, फिर दोबारा इंटरव्यू देगा। जरूर जरूर। और यही है, तो ये पेरेंट्स आप लोगों का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है इस जर्नी में, स्टूडेंट्स का तो होता ही होता है। तो इस तरीके से आज हम ये अपना जो एपिसोड है ऑफ सक्सेस मंत्रा, इसे हम एंड करते हैं। और हम होप करते हैं कि अनुराग बहुत जल्दी अपनी एनआईटी की जर्नी भी ख़त्म करे और एक बहुत अच्छे पैकेज के साथ में, एक बहुत अच्छी एमएनसी के साथ में अपने जॉब को और बेटर करे, अपनी लाइफ को और अपने मम्मी पापा को और बेटर एक लाइफ प्रोवाइड कर पाए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच अनुराग, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, और आप लोगों ने जो हमें ज्वाइन किया। आप हमारे एक्मे एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको वेरियस कंटेंट्स इसमें मिलते रहेंगे, आपको अपडेट्स मिलेंगे, आपको ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस भी मिलती रहेंगी, आपको सारी चीज़ें एक्मे एकेडमी प्रोवाइड करती है। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। लास्ट में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि